यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप बात करें तो वो कोई एक जंग से कम नहीं होता। आदमी पूरा जी जान लगा देता है, उसके बाद भी जो कंपटीशन चल रहा है उससे उसका compete करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे और हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपनी तैयारी तो कर ही सकते हैं, पर ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ आप कैसे अपने ओपोनेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक जंग है, तो जब जंग होती है, जब लड़ाई होती है, वॉर होती है, तो हमको हमारी स्ट्रेंथ तो पता होनी चाहिए, बट हमको सामने वाले की वीकनेस, सामने वाले का माइंडसेट और सामने वाला किस तरह के एक्शंस लेने वाला है वो समझ में आना चाहिए। इसी को एग्जाम फॉर्मेट समझते हैं। हमने अपनी सारी तैयारी कर ली, हमारे प्रैक्टिस कर लिए, रिवीजन कर लिए, बट क्वेश्चन किस तरह से बनने वाला है, किस तरह से एनटीए या यूजीसी उसको क्वेश्चंस को ट्विस्ट करने वाले हैं, किस टाइप के एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है, या पास्ट ईयर पेपर्स में क्या क्या उनका ट्रेंड रहा है। तो इसी सिलसिले में आज के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनटीए का माइंडसेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एमसीक्यू की साइकोलॉजी, मतलब कैसे एमसीक्यूज बनाए जाते हैं और कैसे आपको उसमें उलझाया जाता है जिससे कि आप मार्क्स लूज करें। और क्यों एमए और इकोनॉमिक्स के कई एस्पिरेंट्स ऐसे देखे हैं जो यूजीसी नेट को पास करने में स्ट्रगल करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो उससे क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको एक स्लाइड में बताऊंगा बाकी एग्जाम से कैसे डिफरेंस है। अब सबसे पहले समझते हैं इसकी रियलिटी। यूजीसी नेट इज नॉट एन इकोनॉमिक्स एग्जाम, इट्स अ प्रिसीजन टेस्ट, मतलब कितनी एक्यूरेसी से। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स में घुस जाते हैं, जब क्वेश्चन आता है तो उसको कॉन्सेप्चुअली देखने लग जाते हैं, पर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के 30 to 40% क्वेश्चंस एज अ फैक्ट चेकर होते हैं। क्या मतलब है इस चीज का? मतलब जब आप क्वेश्चन देखो तो आप आइडेंटिफाई कर पाओ ये किस मॉडल से रिलेटेड है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं अगर, तो वो कहीं ना कहीं पूछते हैं कि स्टेडी स्टेट ग्रोथ, टेक्निकल प्रोग्रेस किस मॉडल से रिलेटेड है। अब ऑप्शन में सोलो मॉडल भी है, हेरेड डोमर मॉडल भी है, एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल है रोमर का, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स रहते हैं। बट यहां पर प्रिसीजन के साथ हमको मार्क करना होता है जिस मॉडल से वो रिलेटेड है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो मैं, सिंपल सी चीज है, पिछले 12 साल से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के साथ लिंक होने के साथ, मतलब साल में 2 बार होता है, तो 24 एग्जाम मैंने देखे हैं। जो टॉपर्स ने क्लियर किया उस हिसाब से यह रियलिटी है। सबसे पहले 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसमें। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर के होंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो सिर्फ आपको उसमें क्वेश्चन सही करना। अब मेरा ही मानना है नेगेटिव मार्किंग ना होने से कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है, क्योंकि जिस इंसान को नहीं भी आता क्वेश्चन, अगर उसने भी मार्क किया है तो उसके भी नंबर बढ़ जाते हैं। तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई पनिश नहीं करता आपको गलत आंसर होने से। पर यहां पर यह चीज समझनी है कि जब कंपटीशन इतना हाई है और सबको बेसिक क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की बात करें तो 35 से 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक, मतलब पेपर 2 इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, उसमें सभी को वो क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आप उसमें वो 35 to 40 क्वेश्चन में भी अगर आप गलती कर दो तो वहां पे इश्यू हो जाता है, वहां पे आप फिर अपना सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ये हाईली कॉन्सेप्ट ड्रिवन है, मतलब क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो इंडिफरेंस कर्व सीधा सीधा नहीं पूछेंगे, वो इंडिफरेंस कर्व को बजट लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो आपको कंफ्यूज करेंगे, जैसे लिक्विडिटी ट्रैप है, अब वो शॉर्ट रन में है कि लॉन्ग रन में है, इस तरह से पूछेंगे। बट आपको पता है कि कीन्स ने कभी लॉन्ग रन की बात ही नहीं की। उनका काम था ग्रेट डिप्रेशन को क्योर करना, और उन्होंने कहा था कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो आप उनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए, है ना। तो ये इस टाइप से जब आप पढ़ाई करेंगे ना तो आपको इंटरकनेक्शन होगा, ठीक है। और रिपीटेटिव पीवाईक्यूज है, मतलब एक साल जो ऑप्शंस थे अगले साल उन ऑप्शन में से निकल के क्वेश्चन बन जाता है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, 5-6 क्वेश्चन आप देखोगे जो यूनिवर्सल है, बार बार पूछे जाते हैं, हर तीसरे साल आ जाते हैं। पर यहां पर ये चीज देखनी है कि जो थीम है ना क्वेश्चंस की, वो रिपीटेटिव आती। जैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हमेशा पूछा जाता है। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करूं तो एचडीआई बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो उसमें आपका मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, डिस्पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मार्केट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन रहते ही रहता है कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होती हैं या नहीं। तो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट बार बार होते हैं। अब इसमें मार्क्स कहाँ खोते हैं? ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, पर गलत मार्क करने पे भी मार्क्स का नुकसान हो जाता है।
मार्क्स लॉस ड्यू टू वन रॉन्ग अजम्पशन, एक अजम्पशन गड़बड़ हो जाता है और वहीं प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने थ्योरी दी एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। अब उन दोनों में उन्होंने एक अजम्पशन रखा 2x2x1 का मॉडल, मतलब दो कमोडिटी है ना, दो कंट्री, बट जो दो फैक्टर्स, तो 2x2x1। अब उनने एक चीज कम रखी है, बट हेक्सर-ओलेन में 2x2x2 है, तीनों है। अब यहां से आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब उन्होंने कहा कि हेक्सर-ओलेन में तो तीनों है पर इन दोनों में मिसिंग है। अब 3-4 अजम्पशंस लिखे और वहां पर आप एक छोटी सी चीज मिस कर गए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अजम्पशंस आर इंपॉर्टेंट। जैसे अजम्पशंस हो गए फुल एम्प्लॉयमेंट के। अब कीन्स ने कहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे भी जा सकता है, मतलब इक्विलिब्रियम आपका फुल एम्प्लॉयमेंट जरूरी नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाके ही हो, बट क्लासिकल कहते हैं। क्लासिकल्स का कहना था कि इकोनॉमी सेल्फ करेक्टिंग है, पर कीन्स ने कहा था कि इंटरवीन करना पड़ता है गवर्नमेंट को टू करेक्ट द बिजनेस साइकिल। तो इस टाइप से जितने भी अजम्पशंस है वो इंपॉर्टेंट है। अब सिलेबस कवरेज की वजह से आप नहीं रहते, आप इन कॉन्सेप्ट्स की वजह से रहते हो, ठीक है। अब ये हार्ड ट्रुथ आपके लिए, मतलब ये सच है जो आपको देखना पड़ेगा। यूजीसी नेट डज नॉट टेस्ट हाउ मच यू नो बट हाउ प्रिसाइजली यू नो इट। ओके, प्रिसाइजली मतलब बारीक तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है मार्शल है। मार्शल ने कॉन्सेप्ट दिए यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट। अब वो यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो कीन्स ने एक्सेप्ट तो किया, उसके ऊपर बिल्ड किया, तो कीन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाया, है ना, और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने माइक्रो इकोनॉमिक्स बनाया। तो अब एक मैच द कॉलम आता है या फिर स्टेटमेंट आते हैं, तीन चीजें दी गई हैं कि नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, Keynes related to macroeconomics, and monetarist related to monetary policy or inflation. अब which of the following pairs are correctly paired? अब इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको समझना है कि तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक में भी कंफ्यूजन है आप आंसर मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कैसे डिफरेंट है फ्रॉम यूपीएससी ऑप्शनल या आईईएस या एमए से। अब एमए इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जब हम सेमेस्टर एग्जाम लिखते हैं तो हम थ्योरी लिखते हैं, हम डेरिवेशंस लिखते हैं, बड़ा बड़ा पेजेस रहता है और जितना पेजेस की कोई लिमिट नहीं होती। यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेते हैं तो उसमें एक्सप्लेनेशन और पॉलिसी का रहता है और डायग्राम्स बनाने होते हैं। पर यूजीसी नेट तो ऑब्जेक्टिव है, उसमें डायग्राम या तो बना हुआ आता है या फिर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो आपको रफ शीट में थोड़ा बहुत बना के आंसर निकालना होता है। जैसे मोनोपोलिस्ट के टाइम अगर डेड वेट लॉस की प्रॉब्लम है तो वो डेड वेट लॉस की प्रॉब्लम टैक्सेशन की वजह से है और कितना इलास्टिसिटी है किसी टैक्स के इंपोज करने से ऑन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं आपको, अगर कीवर्ड में समझ नहीं आया तो। जैसे जीएसटी 2.0 सितंबर 2025 में लाया, दो रेट्स को स्लैश कर दिया, मतलब टैक्स रेट कम हो गए और दो स्लैब तो हटा ही दिए। इससे क्या हुआ, हमारी जो इलास्टिसिटी थी, मतलब टैक्स रेट कम होने से डिमांड कितनी बढ़ गई, और डिमांड बढ़ गई तो लोगों ने भर भर के कार खरीदी, मोबाइल फोन्स खरीदे, है ना। आप जहां भी जाओ उसमें लिखा रहता है जीएसटी बेनिफिट वी आर ट्रांसफरिंग टू द कंज्यूमर्स। इंश्योरेंस पे जीरो हो गया, तो ये बेनिफिट होने से इकोनॉमी में डिमांड कितनी बूस्ट हुई। अब ये सब ग्राफ के साथ आप समझ सकते हैं। फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में एनालिटिकल राइटिंग रहती है, अब इसमें मैथमेटिकल इकोनोमेट्रिक्स स्टैट्स भी रहता है, उसमें आपको चीजें सॉल्व भी करनी पड़ती हैं। पर यूजीसी नेट में सिर्फ आपको कंसेप्चुअल प्रिसीजन की जरूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपके दिमाग में प्रिसीजन है, मतलब जब आप आंसर मार्क करो तो आप सफाई से बारीकी से इसको आंसर दे सकते हो, ठीक है। सो राइटिंग स्किल्स आर इररिलेवेंट इन यूजीसी नेट, जो कि इन एग्जाम में रहती है, ठीक है। थिंकिंग एक्यूरेसी इज एवरीथिंग, मतलब किस एक्यूरेसी से, किस बारीकी से आप सही सोच सकते हैं हर बार। अब कैसे एनटीए क्वेश्चंस को फ्रेम करता है इसको समझते हैं, ठीक है। इनसाइड द एनटीए पेपर सेटर्स माइंड, एनटीए के क्या क्वेश्चन है, वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। जैसा मैंने बोला, कई बार फैक्ट चेकर भी होते हैं और डेटा दे देते हैं, आपसे पूछते हैं। दे लुक इजी, तो आसान दिखते हैं, होते नहीं है। मैं आपको क्यों बताऊं, एक बीच में छोटा सा नॉट आ जाएगा, एक अजम्पशन में चीजें ऊपर नीचे कर देंगे, शॉर्ट रन का लॉन्ग रन कर देंगे, यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, जहां बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। क्लोजली वर्डेड ऑप्शन, तो कई बार आपको एक्सट्रीम वर्ड्स मिलेंगे लाइक आरबीआई ऑलवेज और आरबीआई रेगुलेट ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। द वर्ड ऑल को नहीं करता, है ना, एनबीएफसीज को करता है, पेमेंट्स बैंक को करता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को करता है, बट किसी किसी को नहीं भी करता है। तो जहां वर्ड ऑल है, जहां एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाते हैं, ऑलवेज, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वो आपसे एक हिडन कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हेरेट-डुमर मॉडल था, हेरेट-डुमर मॉडल में कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात हुई, नाइफ एज इक्विलिब्रियम की बात हुई, सोलो ने उसको टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कहा, पर सोलो के मॉडल में टेक्नोलॉजी जो थी वो एक्सोजेनस थी। उसके बाद एंडोजेनस मॉडल आया। अब वो एंडोजेनस मॉडल जब आया तो उसमें टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने होंगे। वही पब्लिक फाइनेंस की बात करूं तो प्रिंसिपल्स हैं काफी सारे टैक्सेशन के, कैनन्स हैं टैक्सेशन के, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है ना। उसके बाद एक्सपेंडिचर की काफी सारी थ्योरीज हैं जिसमें चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं। तो ये आपको समझना है कि कौन से हिडन एजेंडा है जो आपको मार्क करने हैं जिससे कि आप मार्क्स स्कोर कर सको। एग्जाम पैटर्न में आपको दिखेगा, एग्जाम्पल पैटर्न में 2 ऑप्शंस लुक करेक्ट। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन में 2 तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए बात आती है स्टैगफ्लेशन की। अब स्टैगफ्लेशन आया था 1970s में। क्यों आया था? क्योंकि इकोनॉमीज क्या कर रही थी, जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती थी, मतलब सरकार का इंटरवेंशन इकोनॉमी में। अब जब सरकार इंटरवीन करेगी मतलब सरकार कहीं से पैसा लेगी और इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगी। अब सरकार कहीं से पैसा लेके इकोनॉमी में इन्वेस्ट तो करी तो शॉर्ट टर्म में तो आपको दिख जाएगा कि भाई इसका असर हुआ है, पर इसमें लोगों के पास पैसा आया और इन्फ्लेशन बढ़ता गया, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम थी सप्लाई साइड की, है ना। मतलब मैं अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाऊं और मैं इनकम बढ़ाते जाऊं या इन्वेस्टमेंट करते जाऊं, तो जब बैकएंड से प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो इकोनॉमी में आउटपुट नहीं बढ़ेगा, मतलब जीडीपी स्टैग्नेंट हो जाएगी। और जब लोगों की जेब में पैसा बढ़ता जाएगा मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। तो इसे हम कहते हैं स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन, पुटिंग टुगेदर स्टैगफ्लेशन। अब ये 70s में आया। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपके पास जिसमें कीन्स भी इन्वॉल्व है, क्लासिकल भी इन्वॉल्व है, मॉनेटरिस्ट भी इन्वॉल्व है, पर आपको पता है 1970s में मॉनेटरिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो ये वाली एक चीज आई। अब वहीं से अगर आप न्यू कीनीशियन को कनेक्ट करो, NEW, न्यू कीनीशियन ने क्या किया, कीन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को फेवर दिया था, न्यू कीनीशियन ने कीन्स की फाउंडेशन को माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ा। तो ये क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, जब आपको अजम्पशंस दिए जाएंगे तो कोई ना कोई एक अजम्पशन होगा जो वायलेट कर रहा होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और मार्क करना है। वन यूजेस रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, किसी में टर्मिनोलॉजी ऊपर नीचे होगी तो ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सो रॉन्ग ऑप्शंस आर कंसेप्चुअली रॉन्ग, नॉट रैंडमली रॉन्ग। तो हमेशा ही रॉन्ग होते हैं, आपको ध्यान रखना है। वाई MA एंड UPSC एस्पिरेंट्स स्ट्रगल इन UGC नेट। ये कई बार देखा गया है कि जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना वो भी UGC नेट में स्ट्रगल करते हैं। सिंपल बताता हूं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप रहता है। जब हमको आंसर लिखना है तब तो ठीक है, पर जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं MCQ फॉर्मेट में और 3-4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं और हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो हम फंस जाते हैं। जैसे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मर्केंटिलिज्म से स्टार्ट होके फिजियोक्रेट्स, फिर क्लासिकल इकोनॉमिक्स, फिर मार्क्स, फिर न्यू क्लासिकल, फिर कीन्स, फिर मॉनेटरिस्ट, और फिर उसके बाद बाकी की चीजें आती है जैसे न्यू क्लासिकल, न्यू कीनीशियन एटसेट्रा। अब ये थॉट अगर क्लैरिटी में आपके पास नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। टाइम पीरियड आपको क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूजन की बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली चीज है रीडिंग टू मेनी बुक्स। यूजीसी नेट में आप बुक्स के पीछे मत भागो, क्योंकि पूरी बुक्स पढ़ने का पर्पज ही नहीं है। यहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, मतलब कोरिलेशन है उसकी क्लैरिटी मिल गई, मीन मीडियन मोड है उसकी क्लैरिटी मिल गई, फॉर्मूला हो गया क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर मीन मीडियन मोड में से 2 की वैल्यू दी जाए, तीसरा फाइंड आउट करना तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, तीनों का एक फॉर्मूला है। उसी तरह से अगर आप ज्यादा बुक्स की तरफ जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व और ये सारी चीजें, वहां आप प्रॉब्लम में फंसोगे, ठीक है। इग्नोरिंग PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इग्नोर नहीं करना है कि वहीं से पैटर्न पता चलता है। इसके लिए मैंने आपके लिए कंपाइलेशन बनाया है, ठीक है। 7880 जो नीचे सपोर्ट का नंबर है, अगर आपको चाहिए तो आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं। जो बुक की लिस्ट है वो तो मैं आपको फ्री में दे दूंगा, बट ये जो PYQs है ये सॉल्व्ड भी हैं, ये हार्ड कॉपी में आपके पास आते हैं। अगर आप में से कोई कोर्स या टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है, जो कि देश का सबसे अफोर्डेबल यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का कोर्स है हमारे पास, अगर आप उनमें से इंटरेस्टेड हैं तो ये आपको PYQs उसमें पूरे सॉल्व आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है ना, तो मैंने आपके लिए एक टेस्ट बनाया है जो कि एब्सोल्यूट फ्री है। क्या है उस टेस्ट में, मैं आपको बताता हूँ। उसमें 50-55 क्वेश्चन है जिसको आप देते हो अलग अलग एरिया से, कंसेप्चुअल क्लैरिटी से, रिवीजन से, MCQ सॉल्विंग टेक्निक से, माइंडसेट से, रिवीजन से, करंट अफेयर से। और जब आप उस टेस्ट को देते हो तो वो टेस्ट आपके लिए एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है।
वो रिपोर्ट जनरेट होते ही आपको पता चलता है कि किस तरह से आपकी तैयारी जा रही है, कौन से एरियाज है जहां आप स्ट्रांग हो, कौन से एरिया जहां वीक हो, और कौन से ग्रे एरियाज है जहां पे आप वर्क कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो वो फॉर्म है, 10 मिनट का समय मांगता है। अगर आप उस फॉर्म को भरने में इंटरेस्टेड हो तो नीचे सपोर्ट नंबर पे यूजीसी नेट डायग्नोसिस साइकोमेट्रिक फॉर्म मांग लेना, ठीक है, तो इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है मेमोराइजिंग विदाउट क्लैरिटी। अब इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो डायनामिक भी है और इंटरकनेक्टेड भी है, मतलब कनेक्शन इज इक्वल्स टू सिलेक्शन। ये मैं फॉर्मूला हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं, क्या कनेक्शन इज इक्वल्स टू सिलेक्शन, मतलब इकोनॉमिक्स के टॉपिक को अगर आप आपस में कनेक्ट कर पा रहे हो ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सिर्फ रट्टू तोता हो, रोट लर्निंग पे आपका यकीन है और रटे जा रहे हो चीजों को, तो आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। नॉट रिवाइजिंग फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशन, फॉर्मूला में कंफ्यूजन होता है और फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप फॉर्मूला शीट नहीं बनाते तो भी आपके प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरे पास ना फ्री में फॉर्मूला शीट रखी हुई है आपके पास, आप मेरे से ले लेना, ठीक है, नीचे सपोर्ट नंबर है। सारे 10 सब्जेक्ट की 10 सब्जेक्ट्स की फॉर्मूला शीट एब्सोल्युटली फ्री, जस्ट आपके लिए, क्योंकि आपने ये वीडियो यहां तक देखा है, ठीक है। नेट पनिशेस वेग अंडरस्टैंडिंग मोर देन इग्नोरेंस, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी नहीं है तो ज्यादा आपको नुकसान होने वाला है, रादर देन इग्नोरेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाट यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एक्चुअली रिवॉर्ड्स, मतलब अभी तक मैंने बताया क्या नहीं करने से होता है और एनटीए का माइंडसेट बताया किस तरह से वो क्वेश्चन बनाते हैं और किस तरह से आपको ट्रैप में फंसाते हैं। अब समझेंगे क्या करने से होता है, ठीक है। हिडन स्कोरिंग फैक्टर्स, यूजीसी नेट एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे इन्फ्लेशन की हो गई, जीडीपी को, ये बेसिक डेफिनेशन है जो हमको स्कूल कॉलेज से आती है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशन है, जैसे लेफर कर्व की डेफिनेशन है। अब सरकार ने जीएसटी कम किया सितंबर में, तो सरकार का रेवेन्यू कम होने की वजह लगभग 4 से 5% का बढ़ गया। लेफर कर्व का कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑप्टिमम टैक्स रहेगा ना तो जनता को भी बर्डन नहीं होगा और सरकार को भी उनका डिजायरेबल रेवेन्यू मिल जाएगा। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। जब एग्जैक्ट डेफिनेशन क्लियर होगी सारे क्वेश्चन इसी तरह से क्लियर हो जाएंगे। वही अगर मैं फिलिप्स कर्व की बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो शॉर्ट रन में तो वो ट्रेड ऑफ होता है, बट लॉन्ग रन में वो वर्टिकल हो जाता है। अब ये तो रीजन हो गया, पर इसके पीछे का कारण क्या है वो आपको समझना होगा। करेक्ट अजम्पशंस, जैसे जनरल इक्विलिब्रियम और पार्शियल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम कहता है कि जितनी भी बाकी मार्केट्स हैं सबका इक्विलिब्रियम है, मतलब प्रोडक्ट का भी है, फैक्टर्स का भी है ना, लेबर का भी है, सब चीज का इक्विलिब्रियम एक साथ। पार्शियल इक्विलिब्रियम कहता है किसी एक मार्केट में इक्विलिब्रियम, तो यहां पर भी एक क्लैरिटी रिक्वायर्ड है। देन आ जाता है फॉर्मूला पे क्लैरिटी, सो रिग्रेशन है ना, कोरिलेशन, मीन मीडियन मोड, स्क्यूनेस, डिस्पर्शन, ये सारे फॉर्मूला पूछे जाते हैं, है ना। इवन लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी पूछा जाता था, तो उसकी कुछ वैल्यूज दे दी जाएंगी, फॉर्मूला आपको आता होगा तो आप उसका आंसर निकाल लोगे। तो मतलब कहीं ना कहीं छोटी मोटी मैथमेटिक्स भी चेक की जा रही है। फिर आ जाता है कंसेप्चुअल एलिमिनेशन। अब मैं हेक्सर-ओलेन का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है लियोनटिफ पैराडॉक्स, पर लियोनटिफ पैराडॉक्स ने भी कुछ ना कुछ गलतियां की थी। तो आपको हेक्सर-ओलेन पे क्लैरिटी होगी कि फैक्टर एंडाउमेंट की बात हुई है, और फैक्टर एंडाउमेंट में सिर्फ नेचुरल रिसोर्स नहीं आते। जैसे इंडिया अगर ऑयल प्रोड्यूस करना चाहे तो इंडिया नहीं कर सकता, क्योंकि ओरिजिनली हमारी जमीन के नीचे ऑयल नहीं है। अभी तो अच्छा है ऑयल नहीं है, नहीं तो यूएस यहीं बैठा होता। पर यहां पर ही समझना है हमको सीधी चीज है कि अगर इंडिया के पास ऑयल नहीं है तो इंडिया ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर सकता। पर फैक्टर एंडाउमेंट डज नॉट मीन अलोन इज नेचुरल रिसोर्सेस, क्योंकि हमारे पास अगर हमारा लेबर है, हमारा टैलेंट है, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो दुनिया में धमाल मचा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक एडवांटेज है। तो इंडिया लेबर एक्सपोर्ट में आगे है। तो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जो मिडिल ईस्ट में जाते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, वहीं हमारे यहाँ आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में जाके वहां पे अपनी सर्विस देते हैं। तो ये कंसेप्चुअल एलिमिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो तो आपको पता होना चाहिए हेक्सर-ओलेन ने क्या कहा, फिर लियोनटिफ पैराडॉक्स ने क्या कहा और लियोनटिफ पैराडॉक्स के क्या लिमिटेशंस थे, ठीक है। नोइंग व्हेन अ मॉडल अप्लाइज मैटर्स मोर देन नॉलेज व्हाट द मॉडल इज। तो मैंने जितने भी चीज आपको बताई है सब अप्लाई कर करके बताई। अगर आपने देखा होगा ऐसे ही यूरोपियन यूनियन एक मॉडल पे बना है, उसका नाम है मुंडल-फ्लेमिंग मॉडल। तो जब ISLM और बैलेंस ऑफ पेमेंट को लिंक करते हैं तो मुंडल-फ्लेमिंग मॉडल आता है। वो एक करेंसी चलती है यूरोपियन यूनियन में, तो उस टाइप से। तो जब आप समझो कि ये जो मॉडल्स हैं वो किस तरह से अप्लाई होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। इन यूजीसी नेट assumptions आर द आंसर।
ठीक है, तो अजम्पशंस को ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वो इंडिफरेंस कर्व के हों चाहे वो एडवांस टॉपिक के हों। ठीक है, पीवाईक्यूज आर द रियल सिलेबस, मतलब जो सिलेबस यूजीसी नेट ने दिया है ना वो तो बहुत इंडिकेटिव इन नेचर है, बहुत एक एक लाइन में लिख दिया कंज्यूमर डिमांड थ्योरी, प्रोड्यूसर, मार्केट स्ट्रक्चर, खत्म। अगर आप उसको देखो तो पूरी एच एल आहूजा की बुक हो जाए 1300 पेजेस की, वो नहीं है, पीवाईक्यूज है असली सिलेबस। ठीक है, सो पीवाईक्यू मैटर मोर देन नोट्स, इसलिए मैंने आपसे कहा कि पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट। अब जो बच्चे यहां तक पहुंचे ना उनके लिए 400 पेजेस का मैंने रिविजनरी नोट्स बनाया, दैट आई एम गिविंग एब्सोल्युटली फ्री। आपको सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट करना है, 400 पेजेस से ज्यादा का नोट्स आपको मिलेंगे, माइक्रो मैक्रो पूरे 10 सब्जेक्ट उसमें कवर्ड है प्रॉपरली रिवीजन के लिए। अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो नोट्स आपके लिए उतना यूजफुल नहीं होगा, तो उसके लिए आपको हमारा हार्ड कॉपी का मटेरियल ही लगेगा जो कि पेड कोर्स में ही है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसकी भी इंक्वायरी कर सकते हो, बट अगर आप पढ़ रहे हो, रिवीजन करना है, देखना है, चेक करना चाहते हो तो 400 पेजेस का रिवीजन नोट्स जरूर पढ़ना। अब वो नोट्स मुझे क्यों याद आए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि पीवाईक्यू मैटर मोर देन नोट्स, तो जो हमारे नोट्स है ना वो पीवाईक्यू बेस्ड है, मतलब पिछले 12 सालों के पीवाईक्यूज निकाले, उसके टॉपिक्स निकाले, उस बेसिस पे बनाया है। जो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं 2-3 साइकिल में वो पीवाईक्यूज आपको बताते हैं, वो उसमें ऑलरेडी एडिट है। लैंग्वेज चेंजेस होती है, लॉजिक रिमेन सेम, मतलब हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाए बट उसके पीछे का थ्योरी और कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है। ठीक है, 60 to 70% क्वेश्चंस आर पीवाईक्यू बेस्ड, मतलब आपने पीवाईक्यूज लगा लिए तो आप देखो 60 से 70% मतलब 120-130 नंबर आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, करेक्ट स्ट्रेटेजी क्या है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस। टॉपिक वाइज जरूरी है कि माइक्रो की है, माइक्रो में कंज्यूमर की है। अब इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी बहुत आती है, बुक से रिलेटेड, ये बुक किस ऑथर ने दी, ये थ्योरी किस इकोनॉमिस्ट ने दी, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो इसीलिए टॉपिक वाइज पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत जरूरी है। अच्छा, ये मेरा ना 7 वीडियो की सीरीज है यूजीसी नेट की, जिसमें ये पहला वीडियो है, तो आप इसके बाद 7 वीडियो और देखना जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। ठीक है, आइडेंटिफाई रेकरिंग कॉन्सेप्ट, बार बार पूछा जा रहा है, हेरड डोमर बार बार पूछ लेते हैं, है ना, वैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर बार बार पूछ लेते हैं, मैक्रो में नेशनल इनकम से क्वेश्चन आ जाता है, कीन से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बार बार आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिवाइज पीवाईक्यू मल्टीपल टाइम्स, अब हर बार अलग बुक अलग सोर्स के पीछे मत भागो, एक ही सोर्स पकड़ो, 3-4 बार उसको पढ़ लो, आपका यूजीसी नेट आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगेन हार्ड ट्रूथ फॉर यू, इग्नोरिंग पीवाईक्यू इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन यूजीसी नेट, तो ये गलती मत करना। ठीक है, अब आ जाते हैं आइडियल प्रिपरेशन पे। इसके माइंडसेट की बात करेंगे, प्रिपरेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा मैं आपके लिए, जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा 4 से 5 महीने में आप कैसे पढ़ सकते हो, कैसे एक नेट का टॉपर सोचता है। नेट का टॉपर सोचता है ऑप्शंस में, मतलब जब भी बात आती है ऑप्शन में सोचता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री के पास कोई भी प्रॉब्लम आती होगी वो ऑप्शन में सोचते हैं, ये ऑप्शन, वो ऑप्शन, 3 ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन है, इनमें से ये सही लग रहा है। अब ऑप्शंस में सोचने का मतलब क्या है कि जनरली हमारे पास एक कंफर्मेशन बायस की प्रॉब्लम होती है, मतलब हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम ऑप्शंस में वो चीज ढूंढते हैं जो प्रूव कर रहा है कि ये ऑप्शन सही है। मेरा यहाँ पे कहना है आप उल्टा जाओ, रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ पे लगवाओ, मतलब जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो ऑप्शन में उस ऑप्शन के खिलाफ ऐसे पॉइंट्स ढूंढो अपने दिमाग में जो उस ऑप्शन को एलिमिनेट करने में मदद करें। ठीक है, आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। ठीक है, रीड क्वेश्चन स्लोली, तेजी में मत भागो। क्वेश्चन कंप्यूटर की स्क्रीन पे आएगा तो आप उसको अंडरलाइन एनसर्कल नहीं कर सकते, पर अगर उसका कीवर्ड है आप उसके अपने रफ शीट में लिख लो, जिससे आपको चीजें याद रहेंगी और धीरे धीरे जब पढ़ोगे ना तो आप कोई भी एक छोटा वर्ड मिस नहीं करोगे। एलिमिनेट नॉट गेस, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि आंसर होना चाहिए, वो चीज नहीं चलेगी। ऑब्वियसली जब नहीं आएगा तो मार्क करना ही है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट एलिमिनेशन इज इंपॉर्टेंट, मतलब लॉजिक के साथ उस ऑप्शन को रूल्ड आउट करो। जैसे अगर बात है लॉन्ग रन की और उसमें कीन्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है तो वो चीज उससे लिंक्ड नहीं है, तो इस तरह से आप लॉजिक लगा के उसको एलिमिनेट कर सकते। रिवाइज कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम्स, बार बार रिवीजन से ही एग्जाम निकलता है, ना कि बार बार नया पढ़ने से। तो यूजीसी नेट उनको रिवॉर्ड करता है जो कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़ते हैं। तो हमको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन तो चाहिए ही है, बट जो मेन टॉपिक्स हैं, जो हार्ट एंड सोल इकोनॉमिक्स का, वो यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, मैंने एक 3 आवर्स का वर्कशॉप भी किया था अभी कुछ दिन पहले, अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए तो भी आप सपोर्ट नंबर पे बात कर लेना। वो वर्कशॉप में मैंने एक एक टॉपिक डिस्कस किया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये 5 टॉपिक हमेशा पूछे जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये, वो 3 आवर्स की वर्कशॉप है जो कि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है,
तो इसीलिए वो अलग से जूम पे हुई थी, जिसमें काफी सारे बच्चों ने अपना प्यार दिखाया था। आप भी चाहो तो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास रखिए, आप ले सकते हो, ठीक है। मेंटल शिफ्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम लर्निंग इकोनॉमिक्स टू सॉल्विंग इकोनॉमिक्स। अब बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे सोचते हैं कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूं। ये ऐसा ही है कि अगर आप कल को स्विमिंग सीखने गए और स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर सबको देख रहे हो स्विमिंग करते हो, पर आप खुद स्विमिंग पूल में नहीं कूद रहे, ये मतलब है इसका। लर्निंग इकोनॉमिक्स मतलब स्विमिंग सीखना स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के, बट सॉल्विंग एमसीक्यूज मतलब स्विमिंग पूल में उतर के स्विमिंग सीखना। डिफरेंस है। आई होप आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होगा। अब ये फाइनल टेक अवे, क्या अप्रोच रखनी है जिससे कि आप स्मार्टली इस एग्जाम को क्लियर कर सको। व्हाट एक्चुअली क्लियर्स यूजीसी नेट। पहला है कंसेप्चुअल प्रिसीजन, आपको बता चुका हूं, ठीक है। दूसरा है पीवाईक्यू डोमिनेंस, जो पूछा जा रहा है वही पढ़ो, उसी को सॉल्व करो। एमसीक्यू टेम्परामेंट, कोई भी कॉन्सेप्ट बुक में पढ़ो, सोचो कि इससे कैसे सवाल बन सकता है और 4 ऑप्शन आ सकते हैं। और रिवीजन डिसिप्लिन, रिवीजन डिसिप्लिन मींस वीकली रिवीजन के लिए टाइम रखना। ऐसा नहीं कि रिवीजन एग्जाम से पहले करेंगे, एग्जाम से पहले सिर्फ एक चीज होती है, वो होता है पैनिक। उसको अवॉइड करना है ना, तो रिवीजन को आपकी प्रिपरेशन का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो 3-4 ही सिंपल सी चीज है। पहले आपको पढ़ना है, फिर आपको नोट्स बनाने हैं, फिर उसी चीज को आपको टेस्ट देना है और फिर उसी को रिवाइज करना है। ये 4 स्टेप रिपीटेशन में आप करोगे, ये एग्जाम आपके बाएं हाथ का खेल है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज प्रेडिक्टेबल, बट प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जैसे न्यूज चैनल पे आपने देखा एक्सपर्ट आते हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ क्या होने वाला है। अगर आप मेरे करंट अफेयर्स की वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बहुत पहले, जब साउथ कोरिया में शी जिनपिंग और ट्रंप का मीटिंग हुई थी, तभी मैंने बता दिया था कि अब ये रेयर अर्थ के मिनरल के लिए कहीं ना कहीं देश में या देश और विदेश में वो इसको मतलब जाएंगे, अटैक करेंगे। तो आप देखो ऑयल के लिए ग्रीनलैंड, ये सारी चीजें। तो जब आप एक्सपर्ट्स को सुनते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है। तो इसीलिए प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए आपके पास फॉर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। जो भी मैंने आपके साथ कमिटमेंट किया है, स्पेशली द डायग्नोसिस टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन को क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करेगा। जो भी उसमें आप सवाल भरोगे, आपके पास एक ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट होकर आएगी। मतलब आप रात के 2 बजे भेजोगे तो भी आपको मिल जाएगी। इस नंबर पे आप बात कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 400 पेजेस के रिविजनरी नोट्स, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि अगले 6 वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी लाने वाला हूँ। जय हिंद।